हेलो साथियों। जैसे हम आपका मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे कल, और कल हमने आपके मेवाड़ के इतिहास में महाराणा कुंभा को पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने बताया था आपको किस प्रकार से महाराणा मोकल की हत्या हो जाती है, उनके बाद उनका पुत्र कुंभा शासक बनता है। तो हमने आपके बात की थी महाराणा कुंभा के, महाराणा कुंभा के। और महाराणा कुंभा के बारे में मैंने ये बताया था कि जब भी आप कोई शासक पढ़ो तो उसकी दो चीजें होती है, एक आपकी राजनीतिक उपलब्धियां और एक आपकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। कल हमने आपकी महाराणा कुंभा के राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ा था कि महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में एक तो महाराणा कुंभा ने अपने पिता के हत्यारों का बदला कैसे लिया था। इसके बाद हमने आपके आवल बाउल की संधि पढ़ी थी, सारंगपुर का युद्ध पढ़ा था, नागौर विवाद पढ़ा था, चंपानेर की संधि पड़ी थी। इसके बाद में हमने बदनौर का युद्ध देखा था और आपकी सिरोही विजय देखी थी। इतना जो सारा था ये कुंभा के राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ था कि उनकी राजनीतिक उपलब्धियां क्या क्या। आज हम बात करते हैं आपके महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां कौन कौन सी है। मैंने बताया था कि सांस्कृतिक उपलब्धियों में एक तो आपको महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करना है, स्थापत्य कला के बारे में। उसके बाद स्थापत्य कला के बाद हमें महाराणा कुंभा का साहित्य देखना है थोड़ा, महाराणा कुंभा का साहित्य। तो आज हम बात करते हैं महाराणा कुंभा की स्थापत्य आपकी सांस्कृतिक योगदान के बारे में, ठीक है। आज हम बात करते हैं आपके महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धि। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा की आपकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियों में सबसे पहले हम आपके लेके चलते हैं महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला। महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला, एक तो याद रखना अगर पूछा जाए कि मेवाड़ में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, मेवाड़ में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, तो आपके नाम आएगा किसका, महाराणा कुंभा का। महाराणा कुंभा कि मेवाड़ में स्थापत्य कला का जनक कौन कहलाता है, तो कौन हो जाएंगे आपके महाराणा कुंभा। फिर हमें आपके स्थापत्य कला में पढ़ना क्या क्या है, तो मैंने बताया था एक तो इनके आपके प्रमुख दुर्ग पढ़ने हैं, प्रमुख दुर्ग, और इनके प्रमुख मंदिर पढ़ने की महाराणा कुंभा ने कौन कौन से आपके मंदिर बनवाए थे, प्रमुख मंदिर। और आपका अन्य कि उन्होंने अन्य किसका निर्माण करवाया। तो अब हम पढ़ते हैं आपके महाराणा कुंभा के प्रमुख दुर्ग। प्रमुख दुर्ग देखो, वैसे तो हम आपके जो दुर्ग वाला चैप्टर होगा जो आपके कला व संस्कृति में, पर अभी जो महाराणा कुंभा से जुड़े हुए दुर्ग है उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। एक तो याद रखना जब दुर्ग की बात आती है तो जो आपके मेवाड़ में एक ग्रंथ है आपका वीर विनोद, कौन सा आपका वीर विनोद, और वीर विनोद के जो आपके लेखक है कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास। और कवि राजा श्यामल दास अपने ग्रंथ वीर विनोद में कहते हैं कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कितने दुर्गों का, आपके 32। तो याद रखना कि वीर विनोद के अनुसार कवि राजा श्यामल दास ने कहा है कि आपके 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया, आपके 32 दुर्गों का। उनमें से हम आपका पहला प्रमुख दुर्ग लेते, देखो 32 के 32 तो नहीं बताए, जो महाराणा कुंभा के महत्वपूर्ण दुर्ग है जहां से आपके सवाल आने की संभावना है उनकी बात करते हैं। तो पहला दुर्ग है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग आपका, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में हमें क्या चीजें याद रखनी, पहली बात कि कुंभलगढ़ दुर्ग है कहां, तो याद रखना आपका राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां है आपका, राजसमंद में। निर्माण कौन करवा रहा है, आपके महाराणा कुंभा। इसके बाद इस दुर्ग का शिल्पी कौन है, इस दुर्ग का शिल्पी कौन है, तो शिल्पी हो जाएंगे कुंभा के शिल्पकार मंडन। कि आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन है, तो कौन हो जाएंगे आपके मंडन। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग का जो सबसे ऊंचा भाग है, जो सबसे ऊपरी भाग है, कुंभलगढ़ का जो सबसे ऊपरी भाग है उसको क्या कहा जाता है आपके, तो कटारगढ़।
कुंभलगढ़ के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है आपके कटारगढ़। और जो ये कटारगढ़ था ये महाराणा कुंभा का निजी आवास हुआ करता था। क्या हुआ करता था आपके निजी आवास, निजी आवास। और इसी कटारगढ़ को क्या कहा जाता है आपके मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख सीधा पूछ लिया जाए कि मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाएगा आपके कटारगढ़ को। कटारगढ़ क्या है तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो सबसे ऊपरी भाग है, जो सबसे ऊपरी भाग में महल बना हुआ है उसी को क्या कहा जाता है आपके कटारगढ़। और कटारगढ़ किसका निजी आवास हुआ करता था तो आपके महाराणा कुंभा का। इतनी चीजें याद रखनी है किससे आपके कुंभलगढ़ दुर्ग से कि कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है तो कहां पर है आपका राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है तो मंडन। कुंभलगढ़ के दुर्ग के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है आपका कटारगढ़। कटारगढ़ क्या था आपके कुंभा का निजी आवास। कटारगढ़ को और किस नाम से जाना जाता है तो मेवाड़ की आंख। एक याद रखना आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में एक प्रशस्ति लगी हुई है। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक प्रशस्ति लगी हुई है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी आपकी कुंभलगढ़ में लगी हुई है तो नाम पड़ गया कौन सी प्रशस्ति आपकी कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कब की है तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति आपके 1460 ईस्वी। कब की आपकी 1460 ईस्वी। इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन है तो याद रखना महेश। कौन है आपके महेश। कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहां पर है तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कब की है आपकी तो 1460 ईस्वी की। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचनाकार कौन है तो आपके महेश। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है तो एक तो याद रखना कि जो आपके महाराणा कुंभा थे इन कुंभा को आपके कर्ण व भोज के समान दानवीर बताया गया। कर्ण व भोज के समान क्या बताया गया आपके दानवीर। कि महाराणा कुंभा को भोज व कर्ण के समान दानवीर किस प्रशस्ति में कहा गया तो कौन सी में आपके कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। इसके अलावा इन्हें आपके पवित्रता का अवतार कहा गया है। महाराणा कुंभा को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या कहा गया आपके पवित्रता का अवतार। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है किसके आपके कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित। कि आपका कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है तो राजसमंद। शिल्पी कौन है मंडन। इस कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है कटारगढ़। कटारगढ़ को और क्या कहा जाता है तो मेवाड़ की आंख। कुंभलगढ़ दुर्ग में कौन सी प्रशस्ति लगी हुई है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कब की है आपकी 1460 ईस्वी की। इसके रचनाकार कौन है तो आपके महेश। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या बताया गया तो एक तो कर्ण को जो आपके कर्ण व भोज के समान ने महाराणा कुंभा को क्या बताया गया आपका दानवीर। व पवित्रता का क्या बताया गया अवतार। या ऐसे मान लेना कि इन्हें धर्म व पवित्रता का क्या बताया गया अवतार। तो ये है आपके कुंभलगढ़ दुर्ग। इसके बाद में आपकी बात करूं दूसरे दुर्ग की तो एक दुर्ग है आपका अचलगढ़। कौन सा दुर्ग आपका अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग तो वही बात सबसे पहले कि अचलगढ़ दुर्ग है कहां पर। अचलगढ़ दुर्ग कहां पर है आपके तो अचलगढ़ दुर्ग है आपके सिरोही में। अचलगढ़ दुर्ग आपका सिरोही। चलो ये पहली बात हुई। इसके बाद में याद रखना कि महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया था। पुनः निर्माण का मतलब जीर्णोद्धार करवाया था। कि महाराणा कुंभा ने किस दुर्ग का आपका जीर्णोद्धार करवाया था तो कौन सा दुर्ग हो जाएगा आपके कुंभलगढ़ दुर्ग। ये आपका अचलगढ़ दुर्ग याद रखना। इसके अलावा इस अचलगढ़ दुर्ग के अंदर एक तो आपके महाराणा कुंभा और एक कुंभा के पुत्र हुआ करते थे आपके उदा। तो महाराणा कुंभा व उदा की मूर्तियां लगी हुई है। महाराणा कुंभा व उदा की क्या लगी हुई है आपकी मूर्तियां। तो महाराणा कुंभा व उदा की मूर्तियां कौन से आपके दुर्ग में है तो अचलगढ़ दुर्ग में। अचलगढ़ दुर्ग कहां पर है आपका सिरोही में। इसका महाराणा कुंभा ने क्या करवाया आपका जीर्णोद्धार करवाया। लेकिन याद ये रखना है कि जो ये मूर्तियां हैं इन मूर्तियों को कहा जाता है आपके सावन भादो की मूर्तियां। सावन भादो की मूर्तियां। तो सावन भादो की मूर्तियां किस दुर्ग में लगी हुई है तो आपके अचलगढ़ में। सावन भादो की मूर्तियां किन की है तो महाराणा कुंभा व उदा की। ये कौन सा दुर्ग है आपका अचलगढ़ दुर्ग। पहले हमने कुंभलगढ़ देखा फिर आपका अचलगढ़। अब तीसरा दुर्ग आपका एक दुर्ग है आपका मचान। कौन सा आपका मचान। मचान के बारे में याद रखना है। पहली बात कहां पर है तो मचान दुर्ग आपका सिरोही में। मचान दुर्ग कहां पर आ गया आपका सिरोही में।
मचान दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे एक जनजाति हुआ करती थी, मेर। कौन सी जनजाति? आपकी मेर। जब मैंने आपको मेवाड़ को पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था मेर या मेद जनजाति के कारण यहाँ का नाम मेवाड़ पड़ा। तो एक जनजाति थी, कौन सी? आपकी मेर। और इस मेर जनजाति पे नियंत्रण करने के लिए, मेर जाति पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुंभा द्वारा कौन सा दुर्ग बनाया गया? मचान। तो महाराणा कुंभा द्वारा मेर जनजाति पे नियंत्रण करने के लिए कौन सा दुर्ग बनाया? तो कौन सा दुर्ग हो जाएगा आपका? मेर दुर्ग। तो ये दुर्ग आ गया आपका मेर। एक दुर्ग है आपका भोमट। कौन सा दुर्ग? आपका भोमट दुर्ग। एक दुर्ग है बच्चों आपका भोमट। और भोमट दुर्ग याद रखना कहां पर है आपके? तो उदयपुर में। भोमट दुर्ग कहां पर हो जाएगा? आपके उदयपुर में। और भोमट दुर्ग के बारे में हमें याद रखना है कि ये महाराणा कुंभा ने भीलों पे नियंत्रण करने के लिए बनाया था। किस पे? आपके भीलों पे। मचान दुर्ग आपका मेर जनजाति पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए, और आपका भोमट दुर्ग आपके भीलों पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो हमने 4 दुर्गों के बारे में देखा। एक आपका कुंभलगढ़, दूसरा आपका अचलगढ़, तीसरा आपका मचान, और चौथा आपका भोमट। ये कुंभा के आपके प्रमुख दुर्गों के बारे में है। अब हम देखते हैं कि महाराणा कुंभा के बारे में, कि महाराणा कुंभा ने कौन कौन से प्रमुख मंदिर बनाए थे। महाराणा कुंभा के प्रमुख मंदिर। आपके महाराणा कुंभा के बारे में प्रमुख मंदिरों की बात करूं तो पहला मंदिर आपका, एक मंदिर है आपका कुंभ स्वामी या कुंभ श्याम मंदिर, से आपका कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर। अब कहते हैं कि आपका जो कुंभ श्याम मंदिर है ये आपके 3 जगह पे था। आपका कुंभलगढ़, अचलगढ़ और आपका चित्तौड़। तो कुंभ स्वामी मंदिर कितने जगह पर है? आपके 3 जगह पर पड़ता है, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और आपका चित्तौड़ में। 1 मिनट चालू रखना बच्चों। कुंभलगढ़, अचलगढ़ और आपका चित्तौड़, एक मंदिर आपका। एक आपका महाराणा कुंभा के बारे में मंदिर की बात आती है तो मंदिर है आपके शांतिनाथ जैन मंदिर। शांतिनाथ जैन मंदिर। शांतिनाथ जैन मंदिर। और शांतिनाथ जैन मंदिर की बात करूं तो शांतिनाथ जैन मंदिर को आपके सिंगार चौरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके सिंगार चौरी। याद रखना कि किस मंदिर को आपके सिंगार चौरी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके शांतिनाथ जैन मंदिर को। या फिर शांतिनाथ जैन मंदिर का दूसरा नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा सिंगार चौरी। और इस शांतिनाथ जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो शांतिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया था महाराणा जो कुंभा थे, इनके कोषाध्यक्ष हुआ करते थे आपके वेलका भंडारी। कौन भाई? आपके वेलका भंडारी। याद रखना, ये पूछा जाता है आपके कि शांतिनाथ जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कुंभा के कोषाध्यक्ष वेलका भंडारी ने आपके शांतिनाथ जैन मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण। और इस शांतिनाथ जैन मंदिर को क्या कहा जाता है? आपके श्रृंगार चौरी भी कहा जाता है। इसके बाद में मैं मंदिरों में बात करूं तो एक मंदिर है आपका रणकपुर के जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर। तो रणकपुर जैन मंदिर। जब रणकपुर जैन मंदिर की बात आती है तो कहा जाता है कि रणकपुर जैन मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो थे आपके धरणकसा। कौन? आपके धरणकसा। पहली बात तो ये याद रखनी है कि रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो धरणकसा। ये आपके एक जैन व्यापारी हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? आपके जैन व्यापारी। कहा जाता है कि महाराणा कुंभा के पास ये जैन जो लोग थे ये गए थे कि हम मंदिर बनवाना चाहते हैं, और कहते हैं कि महाराणा कुंभा ने इनको 99 बीघा जमीन दान में दी थी कि आप आराम से मंदिर बनाओ। तो आपके रणकपुर जैन जो मंदिर, जो रणकपुर जैन मंदिर कहां पर है? तो रणकपुर आपके पाली में। और याद रखना कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आपके धरणकसा ने। इसके अलावा कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका वास्तुकार कौन था। तो वास्तुकार की बात आएगी तो इनका वास्तुकार है आपका दीपाक।
कौन है आपका? देपाक। और रणकपुर का जो जैन मंदिर है इसमें आपके 1444 स्तंभ है। कितने स्तंभ है आपके? 1444 स्तंभ। इसीलिए रणकपुर के जैन मंदिरों को आपके स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके स्तंभों का अजायब घर। पूछ लिया जाए कि किस मंदिर को आपके स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? आपके रणकपुर के जैन मंदिर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कुल आपके स्तंभ कितने हैं? 1444। इसके अलावा इस मंदिर में जो आपका मुख्य मंदिर है वो आपका चौमुखा मंदिर है। याद रखना, कौन सा? आपके चौमुखा मंदिर। चौमुखा मंदिर। और चौमुखा मंदिर में भगवान आदिनाथ की मूर्ति लगी हुई है। किसके? आपके भगवान आदिनाथ। आदिनाथ आपके जैनों के जो प्रथम तीर्थंकर है वो आदिनाथ या ऋषभ देव जी की आपकी क्या लगी हुई है? मूर्ति लगी हुई है। तो रणकपुर जैन मंदिर के बारे में क्या ध्यान रखना है? पहली बात कि रणकपुर के जैन मंदिर कहां पर है आपके? तो रणकपुर के जैन मंदिर आपके कहां पर है? पाली में। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो धर्णकशा ने। धर्णकशा कौन थे आपके? तो जैन व्यापारी थे। इस मंदिर के आपके वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार है आपके देपाक। इस मंदिर में कुल कितने स्तंभ है? तो 1444 स्तंभ लगे हुए। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? आपके स्तंभों का अजायब घर। इस मंदिर का मुख्य मंदिर कौन सा है आपका? तो मुख्य मंदिर है आपके चौमुखा मंदिर। और चौमुखा मंदिर है, उस चौमुखा मंदिर में मुख्य मूर्ति किसकी लगी हुई है? तो आपके आदिनाथ की लगी हुई है, जिन्हें हम आपके जैनों के प्रथम तीर्थंकर कहते हैं, जिन्हें आप आदिनाथ या ऋषभ देव भी कह सकते हो। और इस मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी मूर्ति देखने पे सीधी दिखती है, कोई भी स्तंभ एक दूसरे के सामने नहीं आता है। तो याद रखना आपके रणकपुर के जैन मंदिर। इसके बाद में मैं बात करूं तो आपका अगला मंदिर है कुशाला माता का मंदिर। कुशाला माता का मंदिर हमने आपके पीछे भी जिक्र किया था। कुशाला माता का मंदिर कहां पर है? तो याद रखना कुशाला माता का मंदिर है बदनौर में। बदनौर भीलवाड़ा। और कुशाला माता का मंदिर मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आपके महाराणा कुंभा बदनौर का युद्ध जीतते हैं तो बदनौर के युद्ध जीतने या बदनौर के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में कौन सा मंदिर बनवाया था महाराणा कुंभा ने? तो कौन सा मंदिर बनाया था? आपके कुशाला माता का मंदिर। तो बदनौर युद्ध के विजय के बाद या विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने कौन सा मंदिर बनाया? तो कौन सा मंदिर हो जाएगा? आपके कुशाला माता का मंदिर। तो हमने आपके कौन कौन से मंदिर की बात की, तो देखो एक बार। पहला आपका कुंभश्याम मंदिर, 3 जगह, कुंभलगढ़, अचलगढ़, चित्तौड़गढ़। इसके बाद में आपके शांतिनाथ जैन मंदिर, जिन्हें क्या कहा जाता है? आपका सिंगार चौमरी। इसका निर्माण किसने करवाया? तो कुंभा के कोषाध्यक्ष वेलका भंडारी ने। इसके बाद आपके रणकपुर के जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर कहां पर है? पाली में। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? धर्णकशा ने। धर्णकशा कौन है? आपके जैन व्यापारी। वास्तुकार आपके देपाक। 1444 कुल क्या इसमें स्तंभ, इसलिए क्या कहा जाता है? स्तंभों का अजायब घर। इसका मुख्य मंदिर कौन सा है? चौमुखा मंदिर। चौमुखा मंदिर में मुख्य मूर्ति किसकी है? भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव जी की। चलो इसके बाद में हम बात करते हैं। ये महाराणा कुंभा के आगे आपके मंदिर। इसके अलावा महाराणा कुंभा की जब हम आपके स्थापत्य कला में बात करते हैं तो प्रमुख दुर्ग आगे, प्रमुख आपका मंदिर आगे। एक अन्य में हम आपकी बात करते हैं विजय स्तंभ की। किसके? आपके विजय स्तंभ के। विजय स्तंभ। विजय स्तंभ। अब विजय स्तंभ के बारे में हमें क्या क्या देखना है? देखो पहली बात, विजय स्तंभ का निर्माण कब हुआ? तो 1440 से लेके 48 के बीच। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने। पहली बात, महाराणा कुंभा ने इसे किस युद्ध में जीतने के बाद करवाया था? तो सारंगपुर का युद्ध। याद करो कौन सा युद्ध? आपके सारंगपुर का युद्ध। तो सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में महाराणा ने किसका निर्माण करवाया था? आपके विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ के अन्य नाम, कि विजय स्तंभ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? एक तो याद रखना आपके विजय स्तंभ को
कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस नाम से आपके कीर्ति स्तंभ। इसके अलावा विष्णु ध्वज, भगवान विष्णु को यह समर्पित है, इसलिए किस नाम से जाना जाता है? आपके विष्णु ध्वज। और एक नाम है इसका आपके गरुड़ ध्वज। भगवान विष्णु का वाहन कौन सा है? आपके गरुड़, तो इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? आपके गरुड़ ध्वज। और अन्य नाम की मैं बात करूं तो इसे कहा जाता है आपके मूर्तियों का अजायब घर। मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर। तो अन्य नाम की बात करें, कीर्ति स्तंभ, क्योंकि इसमें आपकी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई इसलिए। विष्णु ध्वज, क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित है इसलिए। गरुड़ ध्वज, क्योंकि ये भगवान विष्णु का ध्वज गरुड़ है, उसमें मूर्ति लगी हुई है गरुड़ की, इसलिए इसको क्या कहा दिया? आपके गरुड़ ध्वज। मूर्तियों का अजायब घर, आपके विजय स्तंभ में बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई है, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? आपके मूर्तियों का अजायब घर। और एक नाम और याद रखना है इसका, इससे आपके भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है। तो ये तो हो गए आपके इसके अन्य नाम। इसके बाद में विजय स्तंभ की और क्या जानकारी है? तो याद रखना कि विजय स्तंभ है क्या? तो जो आपका चित्तौड़ दुर्ग है, जो आपका चित्तौड़ दुर्ग है, एक मिनट चालू रखना बच्चों। हेलो हेलो, हाँ नहीं, मैं बाद में करूंगा, एक बार क्लास ले रखी है, ठीक है। हाँ बच्चों, बात करते हैं कि विजय स्तंभ की और क्या बात थी। तो विजय स्तंभ है क्या? तो याद रखना, जो आपका चित्तौड़ का दुर्ग है, इस चित्तौड़ दुर्ग में एक 9 मंजिला इमारत है। क्या है? विजय स्तंभ आपके चित्तौड़ के आपके दुर्ग में एक 9 मंजिली इमारत है। पहली बात, कितनी मंजिली? आपकी 9 मंजिली। जो इसकी आपकी 8वीं मंजिल है, उठ 8वीं मंजिल में कोई भी मूर्ति नहीं है। पूरे विजय स्तंभ में आपकी मूर्तियां ही मूर्तियां हैं, लेकिन कौन सी आपकी मंजिल में मूर्ति नहीं है? तो आपके विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल में कोई भी मूर्ति नहीं है। इसके अलावा इसकी जो 5वीं मंजिल है, इस 5वीं मंजिल पे इसके वास्तुकारों के नाम लिखे हुए हैं। किसके? आपके वास्तुकारों के। तो याद रखना, पूछ लिया जाए कि विजय स्तंभ के वास्तुकारों के नाम कौन सी मंजिल पे लिखे हुए, तो कौन सी पे? आपके 5वीं मंजिल पे। वास्तुकार कौन कौन थे? तो याद रखना, जेता, पुंजा, पोमा और नापा। कि विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन कौन है? तो आपके जेता, पुंजा, पोमा, नापा। और इनका नाम कौन सी मंजिल पे लिखा हुआ है? तो आपकी 5वीं मंजिल पर लिखा हुआ है। इसके अलावा जो इसकी तीसरी मंजिल है, कौन सी मंजिल? आपकी तीसरी मंजिल। तीसरी मंजिल में आपके 9 बार, कितनी बार? 9 बार अरबी भाषा में, कौन सी भाषा में? आपके अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। क्या शब्द लिखा हुआ है? आपका अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। एक ये भी ध्यान रखना। हमने क्या बात की आपके विजय स्तंभ के और के बारे में, कि विजय स्तंभ क्या है? तो चित्तौड़ दुर्ग में एक 9 मंजिली इमारत है। 9 मंजिली इमारत है। इसकी 8वीं मंजिल में कोई भी मूर्ति नहीं है। इसकी 5वीं मंजिल के ऊपर आपके वास्तुकारों के क्या लिखे हुए? नाम लिखे हुए। वास्तुकार कौन कौन है? तो जेता, पुंजा, पोमा और नापा। इसकी तीसरी मंजिल पे क्या है? तो इसकी तीसरी मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में आपका अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और बात करूं मैं आपके विजय स्तंभ की, आपके विजय स्तंभ की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है आपके विजय स्तंभ की? तो आपकी हाइट है इसकी 122 फीट। हाइट कितनी हो जाएगी? 122 फीट। इसकी चौड़ाई कितनी है? आपकी ब्रेथ कितनी है इसकी? तो याद रखना, इसकी चौड़ाई है आपकी 30 फीट। कितनी है आपकी? 30 फीट। इसमें आपके
हाइट हो गई 122 फीट, चौड़ाई हो गई 30 फीट। इसके अलावा आपके जो आपका ये विजय स्तंभ है, इसकी तुलना किसके साथ की गई है? तो दो इतिहासकार हुए, एक तो आपके कर्नल जेम्स टोड। कौन आपके? कर्नल जेम्स टोड। और एक इतिहासकार है आपके फर्ग्यूसन। कौन है आपके? फर्ग्यूसन। जो कर्नल जेम्स टोड है, ये तो इनकी आपकी तुलना करते कुतुब मीनार से। किससे? आपके कुतुब मीनार से। तो विजय स्तंभ की कुतुब मीनार से तुलना करने वाले कौन है आपके? तो कर्नल जेम्स टोड। याद रखना, कौन है आपके? कर्नल जेम्स टोड। और एक इतिहासकार आपके फर्ग्यूसन, और फर्ग्यूसन ने इसकी आपकी तुलना की है रोम के टार्जन टावर से। किससे? आपके रोम के टार्जन टावर से। इससे आपके रोम के टार्जन टावर से। तो हाइट 122 फीट, चौड़ाई आपकी 30 फीट। इसकी तुलना किसके साथ की गई है? तो इसकी तुलना एक तो आपके किसके साथ की गई है? कुतुब मीनार के साथ। किसने की? तो कर्नल जेम्स टोड। और एक तुलना की गई आपके रोम के टार्जन टावर के साथ। और विजय स्तंभ की मैं बात करूं तो एक याद रखना कि जो आपका विजय स्तंभ है आपके राजस्थान की प्रथम इमारत है। कैसी इमारत है? प्रथम इमारत। और प्रथम इमारत कैसी है कि जिस पे क्या आपका जारी किया गया? तो डाक टिकट। कि राजस्थान की वह प्रथम इमारत जिस पे डाक टिकट जारी किया गया, वो कौन सी इमारत थी? तो आपकी विजय स्तंभ। और आपका विजय स्तंभ प्रतीक चिन्ह किसका है? क्या चीज? आपका प्रतीक चिन्ह। तो एक तो हम आपके बात करें राजस्थान पुलिस की, कि राजस्थान पुलिस का प्रतीक क्या है? तो क्या है? आप विजय स्तंभ। एक आपका जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, राजस्थान माध्यमिक जो शिक्षा बोर्ड है, उस राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी क्या है? आपका विजय स्तंभ। और एक आपके क्रांतिकारी संगठन हुआ करता था आपका अभिनव भारत। अभिनव भारत। अभिनव भारत जो आपका क्रांतिकारी संगठन था, इस क्रांतिकारी संगठन का भी आपका प्रतीक चिन्ह या सिंबल था, वो क्या है? आपका विजय स्तंभ। ये सारी बातें हैं किससे? आपके विजय स्तंभ से। देखो एक बार मैं आपको पूरा विजय स्तंभ एक साथ बताता हूं। विजय स्तंभ आपका कि विजय स्तंभ का आपका निर्माण 1440 से 1448। इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। कौन से युद्ध में जीतने के बाद? तो सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में। अन्य नाम कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। कीर्ति स्तंभ क्योंकि इसमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई। विष्णु ध्वज क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित है। गरुड़ ध्वज क्योंकि भगवान गरुड़ की इसमें मूर्तियां हैं। मूर्तियों का अजायब घर क्योंकि इसमें बहुत आप सारी मूर्तियां लगी हुई। और इसे क्या कहा जाता है? आपके भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। इसके अलावा विजय स्तंभ क्या है? तो चित्तौड़ दुर्ग में एक 9 मंजिली इमारत है। इसकी 8वें मंजिल पे क्या नहीं है? कोई भी मूर्ति नहीं है। इसके 5वें मंजिल पे किन के नाम लिखे हुए? वास्तुकारों के। वास्तुकार कौन? आपके जेता, पुंजा, पोमा और आपके नापा। इसकी 3री मंजिल पे 9 बार अरबी भाषा में आपका अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसकी हाइट कितनी है? 122 फीट। चौड़ाई कितनी है आपकी? 30 फीट। विजय स्तंभ की तुलना किसके साथ की गई? कुतुब मीनार और रोम के आपके टार्जन टावर के साथ। टार्जन टावर के साथ किसने की? तो फर्ग्यूसन ने। और आपके कुतुब मीनार के साथ किसने की? तो कर्नल जेम्स टोड ने। के अलावा ये राजस्थान की प्रथम इमारत है जिसपे क्या जारी किया गया? आपका डाक टिकट। ये प्रतीक चिन्ह किसका है? तो आपके राजस्थान पुलिस, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आपका अभिनव भारत जो एक क्रांतिकारी संगठन हुआ करता था आपके भारत में। इसके अलावा मैं आपके विजय स्तंभ की बात करूं तो कि आपका जो विजय स्तंभ है इसमें प्रशस्ति लगी हुई है। कौन सी? आपकी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति लगी हुई है? आपकी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। पहली बात कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? तो एक आपके अत्रि व महेश भट्ट। 2 बंदे हैं, एक आपके अत्रि भट्ट और दूसरे आपके महेश भट्ट। ठीक है।
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में क्या बताती है? तो जो महाराणा कुंभा थे, महाराणा कुंभा के एक तो आपके विजय अभियान, महाराणा कुंभा के विजय अभियान, और महाराणा कुंभा का साहित्य, महाराणा कुंभा के साहित्य की जानकारी देती है हमें। और इसमें महाराणा कुंभा की उपाधियों का वर्णन है। तो सीधा सा पूछ लिया जाए कि महाराणा कुंभा के विजय अभियान, महाराणा कुंभा का साहित्य और उपाधियों का वर्णन करने वाली प्रशस्ति कौन है? तो कौन सी प्रशस्ति हो जाएगी आपकी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कौन है आपके? लेखक कौन है? तो अत्रि व महेश भट्ट। किसकी जानकारी आपके? तो विजय अभियानों के बारे में, आपके साहित्य के बारे में और आपके उपाधियां के बारे में। और ये किसकी जानकारी? तो महाराणा कुंभा की जानकारी। तो ये तो हो गया महाराणा कुंभा के स्थापत्य कला के बारे में। हमने आपके प्रमुख दुर्ग देख लिए, प्रमुख मंदिरों का अध्ययन कर लिया, और अन्य में हमने क्या देख लिया? आपकी विजय स्तंभ। एक अभी मैंने बात की कीर्ति स्तंभ। एक आपके चित्तौड़ दुर्ग में एक कीर्ति स्तंभ और है, याद रखना। ये आपका विजय स्तंभ है, इसे हम आपका कीर्ति स्तंभ कहते हैं, पर आपका जो चित्तौड़ दुर्ग है इसमें एक कीर्ति स्तंभ है, याद रखना। क्या है आपका? कीर्ति स्तंभ। इस कीर्ति स्तंभ की मैं बात करूं तो पहली बात तो कि ये कीर्ति स्तंभ आपका 7 मंजिला है। कितना मंजिला? आपका 7 मंजिला। इसके अलावा जो आपका कीर्ति स्तंभ है इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। आपका विजय स्तंभ, उसका निर्माण 15वीं शताब्दी में है, क्योंकि 1440 से 48 के बीच बनाया गया था, और इसका निर्माण हो रहा है आपकी 12वीं शताब्दी में। और इसके जो आपके बनवाने वाले थे वो थे आपके जिजाक शाह, जिजाक शाह बघेरवाल, जिजाक शाह बघेरवाल। और ये जो आपका कीर्ति स्तंभ है ये आपके भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसको? आपके भगवान आदिनाथ को। इसीलिए इसे आपका आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, वो आपका विजय स्तंभ है उसको कीर्ति स्तंभ कहते हैं क्योंकि उसमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई। लेकिन चित्तौड़ दुर्ग में एक और कीर्ति स्तंभ है जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ, जिजाक शाह ने करवाया, और इसको आपके भगवान आदिनाथ को समर्पित है, इसीलिए आपका आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। बात करूं महाराणा कुंभा के साहित्य के बारे में। इतनी देर हमने आपके स्थापत्य कला के बारे में देखा, अब हम बात करते हैं आपके महाराणा कुंभा का साहित्य। महाराणा कुंभा का साहित्य, महाराणा कुंभा का साहित्य। महाराणा कुंभा के साहित्य की बात आती है तो याद रखना आप महाराणा कुंभा के बारे में। एक तो महाराणा जो कुंभा थे, पहली बात तो ये याद रखो कि ये एक संगीतज्ञ थे। महाराणा कुंभा क्या थे? आपके बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे। इसके अलावा महाराणा कुंभा वीणा बजाने में निपुण थे, इसलिए वीणा वादक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका वीणा वादक। और इनके आपके गुरु कौन थे? संगीत के गुरु कौन थे? जब आपके संगीत के गुरु की बात आएगी तो याद रखना सारंग व्यास, संगीत आपके सारंग व्यास। अब मैं महाराणा कुंभा के साहित्य की बात करूं तो साहित्य में महाराणा कुंभा की हम बात करते पुस्तकों की। इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? महाराणा कुंभा की प्रमुख पुस्तकें तो याद रखना, पहली पुस्तक आपकी संगीत मीमांसा। कौन सी? आपकी संगीत मीमांसा। इसके अलावा संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा और आपकी संगीत सुधा। और पुस्तकों की बात करूं तो मैं आपकी सूड प्रबंध। कौन सी पुस्तक? आपकी सूड प्रबंध। और भी कोई पुस्तक है क्या? तो हाँ, एक पुस्तक की हम और बात करते हैं। एक है इनकी आपकी संगीत द्वार दीपिका, संगीत द्वार दीपिका। संगीत मीमांसा हो गई, संगीत सुधा, सूड प्रबंध, संगीत द्वार दीपिका। और एक है आपकी कामराज रतिसार, कामराज
रतिसार। और याद रखना, एक बार पूछा हुआ है कि जो आपका कामराज रतिसार है ये आपके 7 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? आपके 7 भागों में। तो जब आपके महाराणा कुंभा के पुस्तकों की बात आएगी तो कौन कौन सी पुस्तक हो जाएगी महाराणा कुंभा की आपके? तो आपकी संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, सूड प्रबंध, संगीत द्वार दीपिका और कामराज रतिसार। और कामराज रतिसार कितने भागों में? आपके 7 भागों में। और जो कुंभा की सबसे इंपॉर्टेंट किताब है वो है आपकी संगीत राज। कौन सी? आप पे संगीत राज। नाम ही देख लो कि संगीत राज, जो संगीतों की राजा है वो क्या है? आपकी संगीत राज। और संगीत राज आपके 5 भागों में विभक्त है। कामराज रतिसार आपके 7 भागों में, लेकिन आपके संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? तो आपके 5 भागों में। अब हम आपके संगीत राज के 5 भागों की बात करेंगे, क्योंकि पूछा हुआ सवाल है आपके संगीत राज के। संगीत राज कितने भागों में? तो 5 भागों में। अब 5 भाग कौन कौन से वो देखो। जैसे 5 भागों की मैं बात करूं तो पहला है रतन कोश। कौन सा आपका? पाठ्य रतन कोश। इसके अलावा गीत रतन कोश, गीत रतन कोश, पाठ्य रतन कोश, गीत रतन कोश। इसके बाद में आपका वाद्य रतन कोश। कौन सा? वाद्य रतन कोश। फिर चौथा भाग आपका नृत्य रतन कोश। कौन सा आपका? नृत्य रतन कोश। पांचवा आपका रस रतन कोश, रस रतन कोश। तो ये किसके भाग है आपके? तो ये भाग है आपके संगीत राज के। भाग है आपके संगीत राज के कि पाठ्य रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश और आपका रस रतन कोश। पाठ्य रतन कोश कि पहले इसको पढ़ो, पढ़ लिया तो गीत रतन कोश अब इसको गाओ, गा लिया तो वाद्य रतन कोश अब कुछ बजाओ, तो वाद्य रतन बजाया तो नृत्य रतन कोश अब आप डांस करो। और नर आपने जब पढ़ लिया, गा लिया, नाच लिया और बजा लिया तो लास्ट में आपको क्या आ जाता है? रस। इसलिए लास्ट क्या हो गया आपका? रस रत्न कोश। तो ये हो गई आपके महाराणा संगीत, आपके महाराणा कुंभा के आपकी प्रमुख पुस्तकें। बात करूं कि महाराणा कुंभा के नाटक कौन कौन से हैं आपके। पहले रुको, नाटक नहीं, पहले आप नाटक से पहले देखो। हम जब आपकी पुस्तकों की बात करें तो महाराणा सांगा ने कुछ आपकी टीकाएं लिखी थी। कुछ किताबों पे क्या लिखी? आपकी टीकाएं। टीकाएं का क्या मतलब होता है कि कोई पुस्तक को उनके बारे में जो छोटा लिख दिया जाए, उनके शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिए जाए, उनको हम क्या कहते हैं? आपके टीकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? आपकी टीकाएं। तो महाराणा कुंभा ने कुछ टीकाएं लिखी थी, उनकी बात करते हैं। एक है आपकी संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर। और संगीत रत्नाकर पे एक टीका लिखी, संगीत रत्नाकर। एक है आपकी चंडी शतक, चंडी शतक, चंडी शतक पे एक टीका लिखी। ठीक है। और एक है आपकी रसिक प्रिया, आपकी रसिक प्रिया। तो महाराणा कुंभा ने कुछ आपकी टीकाएं लिखी थी। एक आपके संगीत रत्नाकर पे टीका लिखी, एक आपके चंडी शतक पे टीका लिखी और एक टीका लिखी थी आपकी रसिक प्रिया के नाम से। ठीक है। तो आपकी 3 टीकाएं लिखी थी किसने? आपके महाराणा कुंभा ने। संगीत रत्नाकर पे, चंडी शतक पे और एक टीका अलग से लिखी थी आपके रसिक प्रिया पे। तो ये महाराणा कुंभा के क्या हो गए? आपके टीकाएं। इसके बाद में मैं बात करूं आपकी महाराणा कुंभा ने नाटक कौन कौन से लिखे थे आपके। महाराणा कुंभा के प्रमुख है नाटक आपके। नाटकों की मैं बात करूं तो महाराणा कुंभा कहते हैं कि आपके 4 नाटक लिखे थे मुख्यतः। कितने? आपके 4। महाराणा कुंभा के आपके 4 नाटक है। पहला आपका तुल्य चातुरी, तुल्य चातुरी।
आपका संस्कृत भाषा में लिखा हुआ नाटक है। इसके अलावा एक नाटक है आपका मुरारी संगीत। मुरारी संगीत ये आपका महाराणा कुंभा का कन्नड़ भाषा में है। किस भाषा में? आपका कन्नड़ भाषा में। एक है आपका नंदनी वृत्ति। नंदनी वृत्ति ये आपके महाराणा कुंभा के मराठी भाषा में है। किस भाषा में नाटक लिखा? आपके मराठी भाषा में। और एक है आपका रस नंदनी। कौन सा? आपका रस नंदनी। और ये है आपके मेवाड़ी भाषा में। तो देखो कुंभा एक योद्धा है, हमने इसकी राजनीतिक देखी, दुर्ग करवा रहा है, स्थापत्य कला, मंदिर करवा रहा है, साहित्य लिख रहा है, नाटक लिख रहा है, वो भी कैसी भाषा में? संस्कृत भाषा, कन्नड़ भाषा, मराठी भाषा और मेवाड़ी। तो कहने का मतलब महाराणा कुंभा को बहुत सी भाषाएं भी आती थी, बहुत सी भाषाओं का वो क्या था? आपके ज्ञाता था। तो ये महाराणा कुंभा के क्या हो गए? आपके नाटक। के बाद में नाटक आ गए कि महाराणा कुंभा के बारे में हमने क्या क्या देख लिया। आपका बात करूं मैं आपके महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा के बारे में साहित्य में हमने इसके आपकी पुस्तक देख ली, टीकाएं देख लिया, नाटक देख लिए। स्थापत्य कला में इनके आपके प्रमुख दुर्ग देख लिए, प्रमुख मंदिर देख लिए और अन्य में आपका विजय स्तंभ देख लिया। और राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में ये चीज। अब आपके दरबारी विद्वान और उपाधियां, ये दोनों हम आपके कल देखेंगे। तो आज इतनी चीजें हमने बात की कि महाराणा कुंभा की संस्कृतियों में हम के स्थापत्य कला में दुर्ग मंदिर देखे और अन्य क्या चीजें बनाई वो देखे। और साहित्य में पुस्तक, टीकाएं और आपकी नाटक। अब दो चीजें बची है आपके महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान और आपके महाराणा कुंभा के उपाधियां। ये चीज देखेंगे हम आपकी कल। ठीक है।